हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्रा। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल गैस। ठीक है, बेसिकली ऐसा सब जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं कि गेट, SSC, JEE, ES सारे भी यूट्यूब पर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियल गैस। बेसिकली आइडियल गैस या हाइपोथेटिकल गैस, ठीक है, या परफेक्ट गैस, ये एक ही नाम है। आइडियल गैस कह लो, हाइपोथेटिकल गैस कह लो, या परफेक्ट गैस कह लो। ठीक है, ये हमने क्यों बोला है, हम आइडियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, M को यहां पर यूनिटी बोला गया है, ठीक है, या मोल बोला गया है, या 1 ग्राम बोला गया है, या 1 kg बोला गया है। एक ही बात है। यहां पर टेक्निकल में हम क्या करेंगे, मोल को ही हम जहां वैल्यू नहीं होंगी वहां हम उसको kg मान लेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? मोल को ही हम kg मान लेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल कि अगर O2 है तो मॉलिक्यूल्स कितना, 32, तो ये क्या हो जाएगा, यही kg हो जाएगा बाद में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नो रिपल्सन नो अट्रैक्शन फोर्स, मतलब अगर कोई गैस है आइडियली, और आइडियल बेटा कुछ नहीं होता है, बेसिकली अर्थ पर प्रेजेंट है ही नहीं, आइडियली या हाइपोथेटिकल या परफेक्ट गैस। ठीक है, तो अगर परफेक्ट है तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा होगा। मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, न्यूट्रल हैं, इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स है ही नहीं। और अगर हम रियल में बात करें तो ये है ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अजम्पशन लिए गए थे, उन्होंने अजम्पशन माने। पहला था इंटरमॉलिकुलर फोर्स शुड बी निग्लेक्ट। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जैसे बेटा यहाँ जो भी इनके बीच होगा वो क्या होगा, वो निग्लेक्ट होगा या जीरो होगा। वॉल्यूम बाय द मॉलिक्यूल शुड बी निग्लेक्ट कंपेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम, मतलब इसके कंटेनर वॉल्यूम में इनका वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा या निग्लेक्ट किया जाएगा। हमें पता है PV इज इक्वल टू MRT, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से इसको स्टार बना लीजिए। ये कब काम करती है PV इज इक्वल टू MRT? जब काम करेगी लो डेंसिटी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि P इज प्रोपोर्शनली T होता है। ठीक है, अगर मेरा प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि एक चीज लो है एक चीज हाई है, मतलब इनवर्सली की बात कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल तो होगा ही नहीं। ठीक है, लाइक ए आइडियल गैस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज जीरो। ठीक है, ये हम पहले ही बात कर रहे हैं, डिस्टेंस जीरो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये इतना पॉइंट है, मतलब मेरी डेंसिटी क्या है, लो होनी चाहिए, प्रेशर मेरा लो होना चाहिए, टेम्परेचर मेरा हाई होना चाहिए। ये लो होना चाहिए, ये भी लो होना चाहिए। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी कोई गैस है नहीं, लेकिन हां अगर दो पैरामीटर, कोई भी गैस, एनी गैस फॉलोइंग टू पैरामीटर, अगर दो पैरामीटर को फॉलो करती है, किन्हीं दो को या इन दो को या इन दो को, ठीक है, तो वो आइडियल गैस की कंडीशन में आती है। जैसे हम बात कर रहे हैं स्टीम की, हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी, दो पैरामीटर फॉलो हो गए, तो जो वेपर है वो बिहेव एज ए आइडियल गैस। ठीक है, तो लेकिन कंडीशन ये है इनकी डिस्टेंस जो है वो जीरो होनी चाहिए। चलिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस NTP और STP। पहले बात करते हैं NTP, इसका मतलब NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है T जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस लेता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, और प्रेशर जो है वो 1.01325 बार होता है। ठीक है, और बात करें ये STP है, यहां पर ये STP की वैल्यू है, ये NTP, यहां टेम्परेचर जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, यहां करेक्शन कर लीजिएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर
जो टेम्परेचर वो रहेगा वो 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और प्रेशर तो दोनों में कॉमन है 1.01325 बार रहेगा। ठीक है, ये बातें दोनों याद रखिएगा और कहीं लिख लीजिएगा, ये दोनों बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं उसने दे दिया कैलकुलेशन बाय एसटीपी या एनटीपी, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए और आपको प्रेशर भी पता होना चाहिए। अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं। 1 मोल गैस एट एनटीपी या एसटीपी 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की सबसे बड़ी यूनिट है 22.4 लीटर। अगर मैं पीवी इक्वल टू एमआरटी, पीवी इक्वल टू एमआरटी अगर मैंने लिया हुआ है और आर की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं, तो पीवी अपॉन आर टी, तो पी की वैल्यू क्या है, एटमॉस्फेरिक 1.01325 बार, और बार होता है 10 की पावर 5। ठीक है, लीटर 122.4 लीटर डिवाइड बाई 273। अगर मुझे ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, और मुझे कैपिटल टी में जोड़ना है, तो वहां पर क्या करूंगा, 273 मैं ऐड कर दूंगा प्लस 0, तो वे जो कैपिटल टी है वो 273 है। इतनी बात क्लियर हुई। ये m है यहां पर, पीवी अपॉन m इंटू टी, और m की वैल्यू क्या है, 1 है। इतनी बात क्लियर हुई। ये जो वैल्यू निकल के आएगी जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 8314 न्यूटन किलोजूल पर मोल केल्विन, या 8.314 किलोजूल पर केजी केल्विन। इस मोल को हमने 1 ले लिया है, तो क्या आ जाएगा, किलोजूल पर केजी केल्विन। फिर है आइडियल गैस एंड रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आइडियल गैस एंड रियल गैस को हम कंपेयर कर रहे हैं, गैस वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। तो मुझे ये बताइए कि आइडियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी कि रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी गैस, मतलब आइडियल है तो उसके अंदर कुछ है नहीं, तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अगर रियल में है तो क्या हो रहा है उन दोनों के बीच, फ्रैक्शन लग रहा है, और फ्रैक्शन लगेगा तो लॉसेस होंगे, तो वो पूरा होल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल लॉ इज अ परफेक्ट गैस लॉ, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसॉक लॉ, ये सब की सब क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि यहीं से निकल के आए हैं। पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। देखिए अगर मैंने बोला बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पहला लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, वी इज प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, गेलुसॉक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये आपका हो जाएगा तो लिख लो यहाँ पे सबसे अच्छा, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, और गेलुसॉक में क्या लिख रहे हो आप, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट पी इज प्रोपोर्शनली टेम्परेचर। ठीक है, हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। नेक्स्ट है गैस लॉ वैलिड इन वेपर, ये एक लौता उदाहरण है इसका। ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर इसी की जगह पर मैं अगर गैस लॉ की बात करूं, तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। अगर मैं इसको यहां लिख दूं पी वी अपॉन टी, ये तो 1 है, और यूनिवर्सल गैस कौन सा, तो ये कांस्टेंट पूरी वैल्यू हो गई, तो ये क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा गैस लॉ। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ, यहां से आपकी मेन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाती है। यहां से बेसिक तो लगभग कवर हो चुका है। ठीक है, लेकिन आता ये बेसिक के अंदर है, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इनके सारे के सारे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किन्होंने दिया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जूल्स लॉ भी कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूल्स लॉ का इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, पहले बताया गया था, ये किसने दिया था, मेयर ने दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली ना होने की वजह से ये जूल्स पर चला गया। ठीक है, लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय
चेंज वन टू अनदर फॉर्म, ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसका मतलब हो रहा है कि जैसे मैं बात करूं कि हीट जो है वर्क में और वर्क है हीट में बदल जा रही है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब मान लीजिए जैसे कि आपको आप एनर्जी, जैसे स्टीम पावर प्लांट एग्जांपल लेते हैं, स्टीम पावर प्लांट में आप क्या बना रहे हो, स्टीम बना रहे हो, किससे बना रहे हो, वाटर से बना रहे हो। अब वाटर कितना लिया आपने, 1 गैलन 2 गैलन या 1 लीटर 2 लीटर, तो ये क्या क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है, क्वांटिटेटिव लॉ बताता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्वांटिटेटिव लॉ हो गया, क्योंकि डिफाइन द क्वांटिटी, डिफाइन द क्वांटिटी, ये क्या बताता है, क्वांटिटी, या क्वांटिटेटिव लॉ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इसका कोई एग्जांपल, ये भी आपका तीसरा नाम है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। देखो मान लीजिए मेरे पास 2 फ्लूइड हैं, एक हॉट है एक कोल्ड है, दोनों को मिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी कोल्ड प्लस हॉट। अब हॉट वाला क्या करेगा, कोल्ड को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और एनर्जी तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में ये वैलिड होता है कि एनर्जी खर्च नहीं, कंजर्वेशन का मतलब बनाए रखना, सुरक्षित रखना, खर्च नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, वो एक जगह से तब्दील हो गई, हॉट ने कोल्ड को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहलाएगा। चौथा पॉइंट है लॉ ऑफ नेचर। नेचर में जो चार ही चीजें हो रही हैं, कंजर्वेशन हो रहा है, हीट आ रही है जा रही है, सब क्या है, नेचुरली लॉ है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल है, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट क्या करता है, फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है, और जो वर्क कर रहा है तो जो हमारे अंदर सेल्स हैं या हमारा ब्लड है वो क्या रहा है, कंटिन्यूस पंप हो रहा है। अब पंप हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, यानी कि बॉडी को गर्म बनाए रखने के लिए हार्ट क्या कर रहा है, धड़क रहा है और ब्लड को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है रिवर्सेबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एप्लीकेशन, रिवर्सेबल ओपन क्लोज सिस्टम। चलिए इसका मतलब समझते हैं कि देखिए सबसे पहला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक क्लोज सिस्टम था, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, एक क्लोज सिस्टम था और इसको इंसुलेट कर दिया गया, बाहर से इसको क्या कर दिया गया, इंसुलेट कर दिया गया, और इसके ऊपर एक थर्मोमीटर लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, थर्मोमीटर। ठीक है, और क्या भर दिया, वाटर। ठीक है, इसमें एक मैकेनिज्म फिट कर दिया। ठीक है, पुली के थ्रू एक वेट लटका दिया गया W। ठीक है, ये जो पुली थी इसको बोला गया था, ये मेरी पुली जो है वो फ्रैक्शन लेस है। ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन होगा तो लॉसेस होंगे। अब जैसे ही मैं वेट अप एंड डाउन करूंगा, वेट अप एंड डाउन करूंगा, तो ये मैकेनिज्म रोटेट करेगा पानी के बीच, और ये मैकेनिज्म की फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन की वजह से क्या होगी, हीट जनरेट होगी। अब जैसी हीट जनरेट होगी तो ये जो मेरा थर्मोमीटर लगा हुआ ये पिक कर लेगा कितना टेम्परेचर जनरेट हो गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा कि डेल्टा Q इज प्रोपोर्शनली DW, या लिख सकते हो DW इज प्रोपोर्शनली डेल्टा Q। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हमने कन्वर्जन कर दिया एनर्जी का, मतलब वर्क को हीट में, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं प्रोपोर्शनली हटाता हूं, DW क्या लगा दूंगा, हम पढ़ रहे हैं जूल्स लॉ, इसलिए J इज इक्वल टू डेल्टा Q। यहां पर जो J की वैल्यू रहेगी बेटा वो रहेगी 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब J जो है वो बेसिकली 1 है यहां। ठीक है, अगर J 1 है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर या वाटर
इक्विवेलेंट या मैकेनिकल इक्विवेलेंट। इतनी बात क्लियर हुई। जे की वैल्यू जब 1 है तो उस कंडीशन में वो कन्वर्जन फैक्टर कहलाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो हर किसी के लिए वैलिड है, लिख लीजिएगा यहां पे, ऑल प्रोसेस वैलिड, चाहे वो इरिवर्सिबल हो, चाहे रिवर्सिबल हो, या ओपन हो, या क्लोज्ड हो। क्लोज्ड हो, ठीक है। अब ये सारा सिस्टम किस में हुआ? क्लोज सिस्टम में हुआ। तो इस क्लोज की वजह से ये सिस्टम किस में हो रहा? सारा का सारा सिस्टम किस में हुआ? क्लोज में हुआ, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब क्लोज सिस्टम का मतलब है मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलिए इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे वहां पर CV लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जितनी भी हीट थी वो कहां स्टोर हो गई? इस लिक्विड में, मतलब वाटर में स्टोर हो गई। यानी कि फर्स्ट लॉ इज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और बेटा ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी द भाई किसकी वजह से इंटरनल है? टेम्परेचर वजह से। तो इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ, बहुत बार पूछा एसएससी ने, टेम्परेचर ऑफ, इंटरनल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। रिवर्सेबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट लॉ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसने क्या दिया? इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब ये एप्लीकेबल है किसके लिए? ओनली फॉर क्लोज सिस्टम के लिए। जब भी आप बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, ठीक है, सॉरी यहां नहीं, ये तो ओपन है ना, क्लोज में बात करेंगे, सिंपल क्लोज में बात करेंगे। यहां लिख लीजिएगा, ओपन की जगह क्लोज। जब भी क्लोज आएगा वहां इंटरनल एनर्जी का नाम आएगा, और इंटरनल एनर्जी कहां से थी? कांस्टेंट वॉल्यूम से थी। जब भी लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब उसकी जगह लिखेंगे CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत? अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे कि उन्होंने बना तो दिया एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वन टू अदर फॉर्म, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे। डू नॉट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मतलब मैं डायरेक्शन मतलब इधर से इधर जा रहा हूं या इधर से इधर जा रहा हूं, उन्होंने डायरेक्शन को शो नहीं किया। मतलब मैं हाई से लो जा रहा हूं, लो से हाई जा रहा हूं, कहने का मतलब यह है। तो उन्होंने डायरेक्शन को शो नहीं किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डू नॉट एक्सप्लेन लिमिटेशन अंडर विच हीट कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल, मतलब ये नहीं पता था कि मैं हीट को मैकेनिकल में या वर्क में कितना कन्वर्ट करूं। ये इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, कितना भी करिए करते रहिए, कोई लिमिटेशन नहीं थी, ठीक है। इसका ड्रॉबैक था। तीसरा, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ हीट इज कन्वर्ट इनटू वर्क कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई बात एक ही है कि हम अगर मैं फ्रैक्शन कर रहा हूं और हीट जनरेट इनटू वर्क कैन नॉट बी, कितना वर्क में वो हीट जो है कन्वर्ट हो जा रही है, इसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए बेटा इसका ये एग्जाम्पल तौर पे भी समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे समझ सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर कम आउट ऑफ पंचर फुटबॉल, अगर मेरे पास मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, अगर वो, ये क्या है? क्लोज सिस्टम है, और यहां क्लोज सिस्टम का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? कंप्रेस्ड गैस भरी हुई है, कंप्रेस्ड गैस भरी हुई है। अब जब कंप्रेस गैस में मैं हल्का सा होल कर दूं तो ये गैस कहां आएगी? बाहर आएगी। यानी कि जब कंप्रेस गैस भरी हुई है तो उसमें क्या है? इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है एसएससी ने, इंटरनल एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है?
टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। अब जब इसमें होल हो गया और कंप्रेस एयर जब बाहर आएगी तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी जब बाहर आएगी तो इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एट मिक्सचर देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मतलब एक जैसे हमने बात की कंजर्वेशन की, ये हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, हॉट प्लस कोल्ड। अब जब मिक्स कर दिया तो ये एनर्जी कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होगी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे। उसके बाद आया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को यूज किया था डायरेक्शंस लॉ के नाम से, मतलब ये दिशा बताने वाला नियम बन गया। सेकंड लॉ इज अ डायरेक्शन लॉ या फिर डिग्रेड ऑफ एनर्जी। डिग्रेड की बाद में बात करते हैं क्या है। तो सेकंड लॉ बेसिकली क्या बनाया, जब हम एरो लगा के पढ़ते हैं तो ये का मतलब है कि सेकंड लॉ ने बताया, यानी कि ये बताया कि हाई से लो जाएंगे कि लो से हाई जाएंगे। ये स्पेसिफिकेशन किसने दिया? सेकंड लॉ ने दिया। द एनर्जी यूटिलाइज इन पर्टिकुलर वे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ ने क्या किया? एंट्रोपी के बारे में बताया। और एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, अगर रैंडमनेस ऐसे बोला है तो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? जिगजैग फॉर्म में हैं। कैसे हैं? जिगजैग फॉर्म में हैं। ठीक है, एंट्रोपी इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, किलोजूल पर केजी में है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि एंट्रोपी मेरी कांस्टेंट है, अगर मैं आगे वर्ड यूज करेंगे एंट्रोपी कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उनके बीच कोई लॉसेस नहीं हो रहा है और जो एंट्रोपी है यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अच्छे बच्चे की तरह एक रास्ते में चल रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, नटखट तो नटखट ही रहेगा, कभी एक रास्ते में चलेगा ही नहीं। लेकिन हमने बोल दिया कि आइडियल कंडीशन में कांस्टेंट एंट्रोपी है तो वो एक सीधी रेखा में चलेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एंट्रोपी द रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। भाई एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद बात की गई कि जो सेकंड लॉ था इसने दो चीजों के बारे में बताया, एक तो एंट्रोपी और दूसरा क्वालिटी प्लस क्वांटिटी के बारे में बताया। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, लेकिन फर्स्ट लॉ ने सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बताया। यहां पर हम टेम्परेचर को हीट मतलब जो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्वालिटी है, हम कितना अच्छा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, तो वो क्वालिटी है। तो सेकंड लॉ ने बताया क्वालिटी प्लस क्वांटिटी के बारे में बताया और एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्रेशन ऑफ एनर्जी। चलिए, जैसे मान लीजिए कि सबको जिसको जो पसंद हो, चाय पीना पसंद हो, कॉफी पीना पसंद हो, वो अपने हाथ से बना लीजिएगा। ठीक है, एक कप में एक कॉफी है। ठीक है, अब इसमें क्या है? कॉफी भरी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा? एनर्जी आपकी फ्लो करेगी किसमें? एटमॉस्फेयर में, ऐसे लगातार। ठीक है, चाय आपकी ठंडी होती जाएगी, लगातार एनर्जी फ्लो कर रही है, यानी कि इसका मतलब लिख लीजिए, भाप निकलती रहती है ना, तो इसका मतलब एनर्जी आपकी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। अब जब एनर्जी फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो लगातार एनर्जी आपकी घट रही है, इसी वजह से इसको बोल देगा डिग्रेशन ऑफ एनर्जी या डिग्रेड ऑफ एनर्जी या डिग्रेशन ऑफ एनर्जी, इसके नाम पर बोला गया था। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, सारी बातें समझ में आ गई। उसके बाद आया जीरोथ लॉ, बनाने वाले थे आरएच फॉलो 1930 में। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहले आया
सेकेंड लॉ और ये दो आए, ठीक है, लेकिन ये दोनों का संबंध किससे था? जीरोथ लॉ से था। तो इन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, इसको यहां पर थर्ड ना बोल के इसको बोल देगा 0, 1 और 2। हमारे पास दो ही लॉ बचे, इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोला गया कि मतलब जो भी हमारे पास सेकेंड लॉ और हमारे पास फर्स्ट लॉ थे वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर थे, ठीक है। अब जब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो फंक्शन टेम्परेचर सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन ये सबसे बाद में पैदा हुआ, इसीलिए इसको जीरो रख दिया गया। बाद में इन दोनों की वैल्यू डिफाइन कर दी गई। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है, हमेशा टेम्परेचर के बारे में बताता है। जब भी आप जीरोथ लॉ की बात करेंगे, हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या फिर टेम्परेचर की बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी डील विद थर्मल, ये शब्द यूज करना बहुत ही, थर्मल इक्विलिब्रियम रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, कि हम कितना टेम्परेचर हाई कर सकते हैं, 100, 200, 300। तो ये क्या है? क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहां से स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। टू बॉडी आर सेपरेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दो बॉडी हैं ए और बी, तो तीसरी बॉडी भी क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अगर ये दो बॉडी, और एरो बेटा अपोजिट लगाइएगा, इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये एक एरो मारा देंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर का फ्लो हो रहा है। तो थर्ड बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तब ये जीरोथ लॉ फुलफिल होगा। जीरोथ लॉ मेजरिंग द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझ लेते हैं। एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, बहुत लोगों को पता नहीं होता थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है। पहले बात कर रहा हूं आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। मैंने बोला पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पहले बात कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम की। अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या बचा? ये तो कांस्टेंट है सारी वैल्यू, P इज प्रोपोर्शनली T। ध्यान से समझिएगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है। इस टेम्परेचर की वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ा, जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ा, तो प्रेशर क्या हो गया? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या होगा? जो प्रेशर जो हो गया, P इज थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, PV इज इक्वल टू MRT। एक बार हमने क्या लिया था? कांस्टेंट वॉल्यूम लिया था, एक बार कांस्टेंट प्रेशर ले लीजिए, क्या बचा? V इज प्रोपोर्शनली T। तो जो वॉल्यूम की वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ा, तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया? थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? क्या हो गया? थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी हो गया। और बेटा इसका जो एग्जाम्पल है यहां लिख लीजिएगा, दुनिया का इकलौता एग्जाम्पल है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है, दुनिया का एग्जाम्पल। अब बोलते हैं थर्मोमीटर है कैसे? देखो ये ग्लास है, ये ग्लास का एक जो थर्मोमीटर बना है ग्लास का है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये मरकरी भरी हुई है। तो पहली बॉडी ये मतलब ए ये हो गई, मरकरी बी हो गई, और बाहर इसके क्या है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। तीनों बॉडी कैसी होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, तभी आपका टेम्परेचर इक्वली मेजर करेगा, अदरवाइज ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं कि थर्मोमीटर जो है वो जीरोथ लॉ को फॉलो करता है, और होता भी है, और इसका जो ग्लास होता है उस पर रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर बॉडी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, लॉ ऑफ द नेचर। मतलब वही है, हाई से लो की ओर जा रहे हैं कि लो से हाई की जा रहे हैं, या हाई से लो या लो से हाई, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बॉडी डिसाइड करेगा, इसलिए नेचर ऑफ लॉ बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेयर रिलेशन। सब जानते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये था जूल्स, बाद में मेयर को दे दिया गया, इसलिए मेयर का नाम है। तो पहला पॉइंट था एडियाबैटिक प्रोसेस स्पेसिफाई हीट ऑफ गैस इज जीरो वेयर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इनफाइनाइट। मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वो इनफाइनाइट होगी। मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है 0 to इनफाइनाइट चलेगा। ये वैल्यू याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है कि जो रिलेशन चलता है Cp और Cv का, वो 0 to इनफाइनाइट चलता है।
नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वंडरवाल गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल, आइडियल मतलब जो है ही नहीं दुनिया में, ठीक, आइडियल गैस डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती, ये वंडरवाल गैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो है यहां पर ये गामा है, गामा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। मतलब गामा जो है आप एयर यूज कर रहे हो या O2 यूज कर रहे हो या H2 यूज कर रहे हो या CO2 यूज कर रहे हो, कौन सी गैस यूज कर रहे हो, तो ये गामा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एयर का होता है 1.4, गामा की वैल्यू क्या होती है 1.4। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक में क्या होती है गामा की वैल्यू या एन की वैल्यू 1.3। तो ये वो वैल्यू है, गामा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, किस तरीके की आप गैस यूज कर रहे हो उस हिसाब से उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट एफिशिएंसी इज सेम कंप्रेशन रेशियो। मतलब गामा Cp अपॉन CV, द गामा हाईएस्ट एफिशिएंसी इज सेम कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पर एक थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। गामा जो होता है वो Cp अपॉन CV का रेशियो होता है। ठीक है, और Cp माइनस CV, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। एक बार मैं Cp ले लेता हूं कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस CV अपॉन Cp बराबर R। ठीक है, Cp जो है क्या है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू R। यानी कि Cp जो हो गया गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा इक्वल्स टू R। यानी कि Cp निकल की वैल्यू आ गई गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, एक बार हमने क्या निकाल लिया Cp निकाल लिए, एक बार CV निकाल लो, तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। एक बार CV निकालो तो क्या हो गया Cp अपॉन CV माइनस 1 इक्वल्स टू R। तो CV गामा माइनस के 1 इक्वल्स टू R। तो CV की जो वैल्यू होगी वो R अपॉन गामा माइनस के 1 होगी। ठीक है, Cp इज ग्रेटर देन CV होता है क्योंकि देखो गामा की वैल्यू ज्यादा, यहां पर वैल्यू ज्यादा है, गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस के 1 ग्रेटर देन R अपॉन गामा माइनस के 1। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? इतना नोट करिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही तो बोलिए। ठीक है, चीजें नोट कर ली। अब देखते हैं अगर वैल्यू एयर में दी हुई है तो Cp की वैल्यू क्या होगी 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और CV है 0.4186 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और R फॉर एयर के लिए है 29 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर वाटर के लिए वैल्यू दी, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको पेपर में दी है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये याद रखनी है। अगर वाटर के लिए है तो हो जाएगा Cp और CV क्या हो जाएगा 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब अगर इतना नोट करिए, सारी वैल्यू दी हुई है 0. ये होता है 0.718। अच्छा, ये दोनों वैल्यू ये क्यों हुई ना, ये होता है 0.718। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर अब आपको गामा निकालना हो और आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला, 1 प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक क्लियर हुई। अब प्लस 1 जो है, ये प्लस 1 है, यहां पे प्लस 1। अगर n कैसे निकालना है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो n की वैल्यू 1,
डाई एटॉमिक गैस है तो n बराबर 2, ट्राई एटॉमिक गैस है तो n बराबर 3। आपको गामा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी अगर आपको पेपर में नहीं दी हुई है। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है हम गैस पावर प्लांट में करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट इसका नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक तो रह ही गया था, Cp बराबर Cv एब्सोल्यूट टेम्परेचर या इक्वल टेम्परेचर। अगर जब मैं बात कर रहा हूँ Cp और Cv अगर दोनों बराबर हैं तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है इसको भी जान लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, या कह सकते हो स्टैग्नेशन पॉइंट। और ये कहां पर होता है? जिसका टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट पॉइंट वो होता है जहां पर जैसे मान लिया इंसान मर गया, ठीक है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मतलब वो क्या हो गया? वो जीरो हो गया, मतलब एब्सोल्यूट कंडीशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, या स्टैग्नेशन कंडीशन यानी कि -273.1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम हिल एरिया पे बात करें तो -273.1 इस समय इस टेम्परेचर पर ऑल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। मतलब इस टेम्परेचर पर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं बचती है। ठीक है, चलिए बाकी सारे पॉइंट्स हो गए, आगे चलते हैं। अब करते हैं वर्क। देखिए, वर्क जनरली इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम और नॉन फ्लो, और नॉन फ्लो का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट या मास फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल कि मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये मेरे पास एक पिस्टन है और ये मेरे पास सिलेंडर है। ठीक है, यहां पर कौन सी गैस भरी हुई है? आइडियल गैस। ये क्या कर रही है? इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमने इसको हीट करना शुरू किया, हीट सप्लाइड। ठीक है जैसी हीट सप्लाई की, आइडियल गैस ने क्या करा? प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे आकर चली गई, यानी कि हमने बोला डेल्टा एक्स। बहुत यहां तो बहुत डिस्टेंस है लेकिन बहुत माइन्यूट सी डिस्टेंस है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, लेकिन जो F है बहुत छोटा सा प्रेशर अप्लाई हुआ है और बहुत छोटा सा एरिया है। ठीक है, हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है? F या स्मॉल f कह सकते हो, बहुत छोटा फोर्स लग रहा है, डेल्टा F इंटू डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा x। ठीक है, dw, डेल्टा F क्या है मेरे पास? डेल्टा P इंटू डेल्टा एरिया इंटू डेल्टा एक्स। ये हिस्सा कितना हो जाएगा? ये वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो डब्ल्यू पी डेल्टा P इंटू डेल्टा V। यहां तक किसी को दिक्कत? ये कहां से कहां चली गई? पिस्टन बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हुआ है, ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस्ड हुआ है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट डिस्प्लेस्ड हुआ है। अब पिस्टन यहां से लेके यहां तक कितना आएगी? तो उसको क्या करते हैं हम? इंट्रिकेट का साइन लगा देते हैं, डी डब्ल्यू पी डेल्टा पी इंटू डी वी। ठीक है, तो ये अगर डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, ये इट इज वैलिड ओनली रिवर्सेबल प्रोसेस। ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक है,
और रिवर्सेबल हो गया, क्लोज्ड हो गया, और नॉन फ्लो सिस्टम हो गया, या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में। देखिए हमने लिखा पहला पॉइंट, देखिएगा पहला पॉइंट है W इज इक्वल टू P इंटू डी। वर्क इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज इनटू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत बार पूछा गया है कि वर्क जो है ये कौन सी है, इंटेंसिव, और ये कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वर्क क्या करता है, वर्क इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, नो विस्कस इफेक्ट। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उनके बीच कोई विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, विस्कोसिटी इसकी क्या है, जीरो है। तीसरा है ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट इफेक्ट आर निग्लेक्ट। जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि सबका सब क्या है, आइडियल है, और वो सब के सब क्या होंगे, निग्लेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है वर्क इज ए पाथ फंक्शन। हमेशा वर्क को फ्लो होने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है। ये कभी पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, नॉट ए प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी होती तो एंड स्टेट पर डिपेंड करता, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पूरे पाथ पर डिपेंड कर रहा है। वर्क इज ए बाउंड्री फिनोमेना। अगर सिस्टम के अंदर है तो वो इंटरनल एनर्जी है, बाहर अक्रॉस द बाउंड्री है तो वो क्या है, वर्क डन है। तो वर्क डन इज ए बाउंड्री फिनोमेना, मतलब बाउंड्री के बाहर ही जाके बात करेगा, अंदर ही कुछ नहीं करेगा। फोर्थ है वेल डन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल या इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। बेटा देखा, ध्यान रखिएगा, ये जो डी डब्ल्यू लिखते हैं ना, इनकी पैदाइश ऐसी हुई है। ठीक है, ये कभी भी इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, डब्ल्यू या क्यू, या फिर इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते, डी डब्ल्यू लिखा हुआ है तो W2 माइनस W1। ठीक है, इन एग्जैक्ट। अब इन एग्जैक्ट क्यों बोला गया है, कि अब देखो, अगर मैंने सिस्टम में हीट सप्लाई की, ठीक है, और यहां क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस एनर्जी को, और मुझे वर्क सप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये किस फॉर्म में कर लेंगे, मैकेनिकल कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल कर लेंगे, वाइब्रेशन कर लेंगे, थर्मल कर लेंगे, क्या करेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन ये स्टोर करेंगे। तो एक कॉमन नेम लिखा था इंटरएनर्जी। लेकिन कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपना खाना चुरा लिया, और खाना क्या है, उनका टेम्परेचर, उन्होंने अपने स्टोर करके अपने हिसाब से रख लिया। ठीक है, तो हीट हमने यहां दी, और यहां कितना वर्क मिलेगा ये हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल या इन परफेक्ट डिफरेंशियल। इट नॉट ए पॉइंट फंक्शन। ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री। ये यहां से जब चला तो ये पुरानी वाली हिस्ट्री पर भी डिपेंड करेगा कि इससे पहले हमारे कर्म कैसे रहे थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, मेरी बात क्लियर हुई, कि डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री, आपने अपने पूर्व में क्या किया है, एक साल पहले क्या गया था, ये सब आपकी एसएससी तैयारी अच्छे से की है कि नहीं की है, ये आपकी पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उसके बाद है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन दे दें, W इज इक्वल टू PdV। वर्क इज क्लोज सिस्टम। जब भी ये लिखा होगा ये हमेशा क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होगा, कभी ओपन के लिए वैलिड नहीं होगा। मालूम पड़ा आप ओपन के लिए लिख दो। ठीक है, कुछ कुछ बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे नहीं हमने तो ये पढ़ा था माइनस VdP। ठीक है, तो इतना दांत मत फाड़िएगा, आराम से लिखिएगा इसको। ठीक है, इस समय बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम की। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अगर मैंने बोला कि मेरा PV ग्राफ है और मैंने उसको इस तरीके से कर लिया, तो मुझे पता है एक मेरा ट्राइंगल बन गया, दूसरा रेक्टेंगुलर बन गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन चाहो तो लिख सकते हो, मैंने एक बार लिख चुका हूं, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अंडर द कर्व मतलब P इंटू V। P क्या होता है, F अपॉन एरिया। P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया इंटू क्या हो गया, इसको वॉल्यूम लिख लो सबसे अच्छा।
वॉल्यूम या न्यूटन मीटर, ठीक है, हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट क्या हो गई न्यूटन, एक से एक कटेगा मीटर बचेगा, या इसी को हम बोलते हैं जूल, और 1 जूल इजिकल टू न्यूटन इंटू मीटर। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने निकाला कि मैं यहां लिख देता हूं W इजिकल टू पी डी वी। अगर मैं बात करूं कि डेल्टा V जो है ऐसे निकाल दूं, अगर लिख दूं 1/P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, तो जो 1/P है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, 1/P इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। किसके लिए, ये किसके लिए फॉर्मूला था, इन एग्जैक्टली था। 1/, ये बहुत बार पूछा गया एसएससी ने कि 1/P क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, बिकम ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वो क्या बन जाएगी, वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। एग्जैक्ट का मतलब वो प्रॉपर्टी बन जाएगी या पॉइंट फंक्शन बन जाएगा, या पॉइंट फंक्शन जनरेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई पॉइंट, ठीक है, चलिए यहां तक किसी को पॉइंट में दिक्कत है तो बोलिए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन देख लें, एक छोटा सा डेरिवेशन अगर आप चाहते हैं तो कर ही देते हैं। चलिए एक डालते हैं फर्स्ट लॉ, ऑफ टीडी लिख दिया शॉर्ट में, थर्मोडायनेमिक्स। मैंने एक पाथ लिया है, पीवी ग्राफ लिया है और 3 रास्ते ले लिए मैंने ऐसे, एक रास्ता जाने के लिए, दूसरा रास्ता आने के लिए, तीसरा रास्ता आने के लिए, और ये 1 से 2 ले लिया, ठीक है। एक रास्ता आने जाने के लिए और 2 रास्ते आने के लिए, और इनको मैं अलग अलग तोड़ लेता हूं, ठीक है। कैसे तोड़ लिया, 1 और 2, और ये हो गया, सॉरी ये ए है ना, इसको ए लिख लो, इसको लिखो ए, और इसको लिखो ए, चलो दोबारा बना लेते हैं, ये ऐसे लिखिए, एक रास्ता ए जाने के लिए, बी आने के लिए, सी आने के लिए, 1 से 2, तो 1 से 2 ए और बी, ठीक है। दूसरा तोड़ा हमने 1 और 2, ये है ए जाने के लिए, सी आने के लिए, ठीक है। हमने 3 रास्ते लिए, एक रास्ता जाने के लिए, 2 रास्ते आने के लिए, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिखा था हमने अभी, हमने लिखा था समेशन, क्योंकि हमें सम करना है, एक से ज्यादा ग्राफ है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा क्यू, अब देखिए पाथ 1a2, डेल्टा क्यू 1a2 प्लस वापस आ रहे हैं 2b1, डेल्टा क्यू 2b1 इक्वल्स टू वर्क डन डी डब्ल्यू 1a2 प्लस डी डब्ल्यू 2b1। ऐसे ही दूसरे के लिए लगाएंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरी, ठीक है। डेल्टा क्यू 1a2 प्लस डेल्टा क्यू 2c1 इक्वल्स टू डी डब्ल्यू 1a2 प्लस डी डब्ल्यू 2c1। सबको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, एक तो इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, डेल्टा क्यू 2b1 माइनस डेल्टा क्यू 2c1 इक्वल्स टू डी डब्ल्यू 2b1 माइनस डी डब्ल्यू 2c1। अब जो पॉइंट है वो एक तरफ ले लीजिए, जैसे डेल्टा क्यू 2b1 और b वाला फॉर्मूला ये है माइनस डी डब्ल्यू 2b1 बराबर, अब यहां इसको ले लीजिए डी डब्ल्यू, या इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू सबको एक ही तरफ लिख ले रहे हैं, 2c1
माइनस डी डब्ल्यू टू सी वन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू टू बी वन बराबर डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू टू सी वन। ये क्या है? पॉइंट फंक्शन है। और पॉइंट फंक्शन को हमने क्या बोला था? एनर्जी बोला था। पॉइंट फंक्शन को क्या बोला था? एनर्जी बोला था। एनर्जी द पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एनर्जी डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर क्या है? डेल्टा ई। और डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। ये ऑल प्रोसेस वैलिड है बेटा, ध्यान रखिएगा, ऑल प्रोसेस वैलिड, चाहे वो रिवर्सेबल हो, इरिवर्सेबल हो, क्लोज हो, ओपन हो, आइसोलेटेड हो, कुछ भी हो, सभी के लिए फॉर्मूला वैलिड है। और ये ध्यान रखना, इसके आगे इंप्लीमेंट भी चल रहा है, ठीक है। यानी कि हमने जो पॉइंट बोले थे, पॉइंट फंक्शन, तो पॉइंट क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी क्या है? डेल्टा ई है। इतनी बात क्लियर हुई? ये क्या है? ये पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन है, और ये डेल्टा ई पॉइंट फंक्शन है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू। अब हमको पता है कि डेल्टा ई जो है वो सम है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का। तो हम इनकी बात करते नहीं है क्योंकि क्लोज सिस्टम में चल रहा है सब कुछ, तो इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, निगलेक्ट करके चलते हैं या जीरो को मान लेते हैं, बात खत्म करते हैं। तो डेल्टा ई जो है वो डी यू के बराबर है, ठीक है। पुट कर दीजिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। एक नया फॉर्मूला फिर बन गया। ये वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम, ये वैलिड ओनली क्लोज सिस्टम, क्योंकि किसने दिया था? जूस ने बताया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? क्लोज सिस्टम पे किया था। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर इसी को मैं ये स्टार बना के रखते चलिएगा क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा क्यू बराबर डी डब्ल्यू। अब हमको पता था कि जो डब्ल्यू था, डी डब्ल्यू, वो पी डी वी के बराबर है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डेल्टा यू, अब इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया? पी डी वी रख दिया। अब ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड हो गई? ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सेबल के लिए वैलिड हो गई और अभी किसी के लिए वैलिड नहीं रही। इतनी बात क्लियर हुई? अगर मैं इनको तोड़ दूं, हम आगे बात करेंगे इसको, क्यू इक्वल टू तोड़ेंगे टीडीएस डेल्टा यू प्लस पी इंटू डीवी। तो ये क्या हो गई? सारी प्रॉपर्टी हो गई। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, और डेल्टा वी ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है? सारी प्रॉपर्टी है। और सारी प्रॉपर्टी इसी के लिए वैलिड है, ऑल प्रोसेस के लिए वैलिड है, ऑल प्रोसेस वैलिड, ठीक है। चलिए यहां तक रखते हैं। किसी को दिक्कत है किसी को समझने में? ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, एजुकेशन अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए ताकि आपके बच्चों को फायदा मिल सके, आपके जूनियर्स को, आपके सीनियर्स को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।